अरे ओ बुढ़िया! हे भगवान, इस बुढ़िया का दिमाग घास चरने के लिए तो नहीं गया। अरे लगता है ये पागल बुढ़िया तो अपने साथ साथ मुझे भी एक दिन पागल बनाकर ही छोड़ेगी। जब देखो तब कहीं भी बैठ जाती है। अभी अभी काम वाली बाई रेखा ने पोछा लगाया था और आकर यहाँ हॉल में ही बैठ गई। ना जाने कहाँ कहाँ से घूमकर आई होगी और क्या क्या छूकर आई होगी। चल उठ बुढ़िया यहाँ से और जाकर मर अपनी कोठरी में। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे इतने साफ सुथरे घर में कदम भी नहीं रखना, लेकिन तू तो ढीठ हो गई है। तुझे कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी प्रमीला जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बहू उस कोठरी में जाने की इच्छा नहीं होती, बहुत गर्मी लगती है। मैंने राजू से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि न ही मुझे कहने देती हो और न ही तुम ही कहती हो। बहू राजू से कहकर जरा पंखा तो लगवा देना, नहीं तो मुझे ही कहने देना। इतना सुनना था कि छाया गुस्से से आग बबूला हो गई और उनके बाल पकड़कर लगभग घसीटते हुए उनकी कोठरी की तरफ लेकर जाने लगी। जब प्रमीला जी ने बहू का हाथ अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। प्रमीला जी तो वैसे भी रोज रोज बहू की जली कटी बातें सुन सुनकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। आज बहू का मार खाकर उन्हें अपनी कोई सूध ही नहीं रही। वे वहाँ से तड़के उठी और अपनी कोठरी में जाकर बेसुध सी पड़ी रहीं। गर्मियों के दिन थे। इस झुलसा देने वाली गर्मी में प्रमीला जी के दिमाग में एक तो मार का ऊपर से गर्मी, दोनों का ही बहुत ही बुरा असर हुआ। कब सुबह से शाम हो गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वहीं छाया मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो बुढ़िया दिन भर से अपनी कोठरी से निकलकर नहीं आई है। अच्छा ही है कि उसे उनका कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, उन्हें खाना भी देना नहीं पड़ा। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि उनका बेटा राजकुमार जब घर पर आएगा तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखेगा तो क्या कहेगा। राजकुमार जैसे ही घर पहुँचा सबसे पहले वह अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माँ बेसुध अवस्था में बड़बड़ा रही है, बहू मुझे मत मारो, अब से मैं दोबारा तुम्हारे साफ सुथरे घर में कदम भी नहीं रखूंगी। बहू मुझे मत मारो बहू। और चारों हाथ पैर को फड़फड़ा रही थी। राजकुमार को उसकी माँ राजू ही कहती थी। राजू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। वहाँ जाकर पता चला कि माँ जी को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन जब राजकुमार ने छाया से उसके बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगे। प्रमीला जी भी थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई थी। एक दिन गर्मी से परेशान प्रमीला जी ने अपने सारे कपड़े उतारे और घर के पीछे आंगन में ही नल से ठंडा पानी लेकर नहाने लगी। तभी उनके पोते पोती उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, पागल दादी शर्म नहीं आती, खुले में ही नहा रही हो, पागल दादी। क्योंकि उन्होंने हमेशा यही शब्द अपनी माँ से हमेशा सुने थे, इसलिए उनकी नज़रों में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जब छाया ने शोर सुना तो वह भी अपने बच्चों को अंदर जाने को कहा और उस दिन तो प्रमीला जी को चप्पल से इतना मारा कि उनके माथे और हाथ की कोहनी से खून निकलने लगा। यह दृश्य उनके पोते पोती छुप छुप कर देख रहे थे और जब उन दोनों के पापा आए तब जैसे ही उस दृश्य के बारे में उनके बच्चे उसके पास बताने गए तब छाया ने इशारे से उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो दादी की तरह उन्हें भी पिटाई पड़ेगी।
बेचारे छोटे बच्चे डर के कारण अपने पापा को कुछ भी नहीं बता पाए। लेकिन उस दिन से एक बात उनके घर में अजीब होने लगी कि प्रमीला जी अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और राजकुमार जब भी उनसे मिलने जाता तो छाया उसे बीच में ही रोक देती कि वह उनका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार के छोटे छोटे बच्चे जो कि हमेशा खेलते कूदते चहकते रहते थे, वे दोनों भी अब सहमे सहमे से रहने लगे थे। घर का ऐसा विचित्र सा माहौल देखकर राजकुमार को संदेह तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या, यह वह समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। छाया भी अब निश्चिंत होकर रहने लगी थी। तभी राजकुमार ने मौका देखकर अपने दोनों बच्चों को घुमाकर लाने के बहाने बाहर ले गया। उसने उन दोनों के पसंद की आइसक्रीम, चॉकलेट, मोमोज, चाइनीज पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दी, जिसे पाकर दोनों बच्चे पहले की तरह बहुत ही खुश हुए। खूब चहकते खेलते हुए कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी राजकुमार ने अपने दोनों बच्चों से पूछा, बेटा, अगर आप दोनों एक बात सच सच बताओगे तो मैं रोज तुम्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊंगा। बेटा, घर में उस दिन क्या हुआ था, जरा पूरी बात मुझे बताओ। तभी दोनों बच्चों ने अपने पापा को वह सारी घटना के बारे में बता दिया कि कैसे छाया ने अपनी सासू माँ प्रमीला जी को उनके बाल खींचकर चप्पल से मारी थी। अपने बच्चों के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राजकुमार की स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और छाया कहीं अपनी बातों से मुकर न जाए, इसलिए उसने बच्चों की बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसने दोनों बच्चों को अपने घर लाया, लेकिन अपनी पत्नी छाया को कुछ नहीं कहा और अपनी माँ की कोठरी की तरफ जाने लगा। तभी छाया उसे फिर से रोकने लगी, लेकिन राजकुमार आज रुकने वाला नहीं था, इसलिए वह अपने मोबाइल का टार्च जलाया और जल्दी जल्दी अपनी माँ की काल कोठरी की ओर लपका, जहाँ घनघोर अंधेरा था। जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह 7 साल का था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब उसी माँ ने किस तरह से हिम्मत करके उस छोटे से बच्चे को कितनी कठिनाइयों का सामना करके पाला पोसा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तब परिवार और समाज वाले, रिश्तेदार वाले सभी ने माँ से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, यह लड़का कहीं भी रहकर पल जाएगा, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। लेकिन इसी माँ ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। लोगों के कई गंदे गंदे ताने सहे, दुत्कार सहे, लेकिन अपने दामन में आँच नहीं आने दी और मुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया। लेकिन आज जब मेरी माँ के सुख के दिन आए हैं तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती किया है। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा और जब माँ के माथे और कुहनी के घाव के बारे में छाया से पूछा तो उसने कह दिया कि माँ जी आंगन में फिसलकर गिर गई थी। आप बेकार में परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। राजकुमार ने उस समय भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उदास हो गया और मौके की तलाश करने लगा कि छाया को किस तरह सबक सिखाया जाए। तभी वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि उसे माँ ने ही बताया था कि माँ एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। बचपन से ही उनके ठाठ बाट बिल्कुल महारानी की तरह थे। प्रमीला जी को बचपन से ही कोई भी काम सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही हर काम में ध्यान दिया। उनकी लगन को देखते हुए प्रमीला जी की माँ ने भी उन्हें हर काम सिखाया, फिर चाहे वह खाना बनाना हो, कढ़ाई बुनाई करना हो या फिर सिलाई करना।
विवाह की उम्र होते होते प्रमीला जी सभी कामों में निपुण हो गई थी। उनके घर वालों ने उनकी छोटी उम्र में ही उनका विवाह भगवती प्रसाद जी से करवा दिया था। भगवती प्रसाद जी जो कि बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, पर वे स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी सज्जनता को देखकर ही प्रमीला जी के माता पिता ने भगवती प्रसाद जी को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। शादी के बाद घर के खर्चे दुकान की कमाई से मुश्किल से पूरे हो पाते थे, लेकिन प्रमीला जी ने कंधों से कंधा मिलाकर भगवती प्रसाद जी का पूरा सहयोग किया। प्रमीला जी बहुत गुणी महिला थी। उन्होंने अपने गुणों और सूझबूझ से अपने पति का घर खर्च निकालने में पूरा सहयोग किया। उनका एक ही बेटा था राजकुमार, जिसे वह राजू कहकर बुलाती थी। उसकी परवरिश के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए, कभी सूट सिलकर, तो कभी अचार बेचकर, तो कभी पापड़ बेचकर। सर्दियों में उन्होंने स्वेटर तक बनाकर बेचे ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। प्रमीला जी जैसी एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ थी, वैसी ही एक अच्छी बहू भी थी। वे अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थी। प्रमीला जी की बड़ाई पूरे गांव में होती थी। समय के साथ साथ बच्चा बड़ा हो गया। अचानक भगवती प्रसाद जी को ब्लड कैंसर हो गया और वे इस दुनिया से चल बसे। उनकी मौत का प्रमीला जी को बहुत गहरा सदमा लगा और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। राजकुमार उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। सारे चेकअप कराए गए, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने राजकुमार से कहा कि माताजी को किसी बात से गहरा सदमा लगा है। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, इनको खुश रखने की कोशिश करो तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और समय के साथ साथ प्रमीला जी ने भी अपने आप को मजबूत बनाया और हिम्मत जुटाकर फिर से मेहनत करने में जुट गई, ताकि उनके बेटे को अच्छी परवरिश और सुनहरा भविष्य मिल सके। फिर भगवती प्रसाद जी की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को मायूस नहीं होने दिया, बल्कि दुगने जोश के साथ मेहनत किया ताकि वह अपने बेटे को ऊंचे पद पर बैठा सके और उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर सके। बेटे के सुख के लिए उन्होंने अपने पति के मौत का दुख बर्दाश्त कर दिन रात मेहनत करने में जुट गई। उन्हें क्या पता था कि बहू इतनी निकम्मी निकलेगी कि जीना हराम कर देगी। अब बहू ने ससुराल आने के बाद से ड्रामे करने शुरू कर दिए। राजकुमार के बहुत समझाने पर भी बहू के समझ में कुछ न आता। एक दिन राजकुमार बहुत परेशान हो गया और बाहर पार्क में चला गया। वह सोच रहा था कि आखिर क्या करें कि छाया की अकल ठिकाने आ जाए। राजकुमार बहुत परेशान था कि तभी पार्क में उसे उसकी सास मिली। उन्होंने देखा कि राजकुमार काफी देर से एकदम चुपचाप बैठा है। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब राजकुमार की सास ने पास जाकर पूछा तो राजकुमार ने उन्हें सारी बात बताई और अपने मन की हालत बताते हुए राजकुमार रोने लगा। छाया की माँ अपनी बेटी की करतूतों को सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने छाया की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने राजकुमार से कहा कि राजकुमार बेटा, घर जाओ और घर जाकर छाया से कहना कि छाया, तुम माँ को पागल खाना भेजने के लिए कह रही थी ना, तो कल ही माँ को पागल खाना छोड़ने के लिए जाएंगे। और कहना कि छाया, माँ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उसको यकीन दिला देना कि तुमने उसकी बात मान ली है। उसके आगे की सारी बात मैं खुद देख लूँगी। बस तुम कल ठीक सुबह 11 बजे आ जाना। अपनी बेटी की अकल ठिकाने में मैं ही लाऊंगी। राजकुमार बोले, पर मम्मी जी, मैं माँ को पागल खाने नहीं छोड़ सकता। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब राजकुमार की सास ने कहा, बेटा, कल का इंतजार करो बस। तुम
तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि जैसे तुम सच में अपनी माँ से परेशान हो गए हो। अब राजकुमार शाम को घर पहुंचा तो छाया का मुंह फूला हुआ था। गुस्से में राजकुमार से बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो राजकुमार ने कहा कि छाया, तुमको मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए चलेंगे। मैं भी इनसे तंग आ गया हूँ। राजकुमार ने जिस लहजे में यह बात छाया से की, छाया को लगा कि सच में राजकुमार अपनी माँ से दुखी हो गया है। छाया एकदम से खुश हो गई और राजकुमार से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? राजकुमार, क्या हम सच में कल माँ जी को पागल खाने छोड़ने जाएंगे? राजकुमार ने भी हाँ में गर्दन हिला दिया। अब सवेरे छाया बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसको क्या पता था आगे क्या होने वाला है। राजकुमार गाड़ी लेकर अपनी माँ को उसमें बैठाकर पागल खाने पहुँचा। राजकुमार ने कहा कि छाया, तुम कार में बैठो और मैं माँ को अंदर छोड़कर आता हूँ। छाया कार में बैठी रही और राजकुमार वहाँ से चला गया कि तभी छाया को किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। न जाने छाया को क्यों वह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब छाया से रुका न गया तो वह पागल खाने के अंदर जा पहुंची और वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसको 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था और वह खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी माँ की यह हालत छाया से देखा न गया। वह उन लोगों पर चिल्लाती हुई बोली, छोड़ो मेरी माँ को, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? और इन्हें यहाँ कौन छोड़ कर गया? इन्हें कब लाया गया है यहाँ? उनमें से एक बोला कि पागल औरत है ये, इसके बहू और बेटे इसको यहाँ छोड़कर गए हैं। जब छाया की माँ ज़्यादा चिल्ला रही थी तब एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ से मार दिया, जो छाया से बर्दाश्त नहीं हुआ और छाया ने उस आदमी को उल्टा एक थप्पड़ मारा और अपनी माँ को उनसे छुड़ाकर बाहर ले आई कि सामने से उसे उसका भाई आता दिखाई दिया। छाया उसको देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उधर राजकुमार भी प्रमीला जी के साथ आ गया और सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा था। छाया ने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ लाने की? अरे नालायक, तू भूल गया कि हमें बड़ा करने और तुझे पढ़ाने के लिए माँ ने कितनी मुश्किलें झेली है। थोड़ी देर उसका भाई सुनता रहा, फिर छाया से बोला कि क्यों, अब अपनी बारी आई तो तुझे सब नजर आ रहा है। जब तू जीजा जी से उनकी माँ को बार बार पागल खाने छोड़ने के लिए रोज घर में लड़ाई झगड़े करती है, उनकी माँ को मारती पीटती है, तब तुझे नजर नहीं आया कि उन्होंने कितने दुख झेले होंगे जीजा जी को इतना बड़ा करने में? क्या इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि तेरे जैसे नालायक बहू लाए और उन्हें इतनी मानसिक प्रताड़ना दे कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे? माँ ने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि अपनी माँ को पागल खाना में छोड़ दूँ। ये तो माँ ने ही मुझे कहा था, तेरे कारण। तब छाया ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने कहा कि जब मेरे ऊपर आई तो तू इतना गुस्सा हो गई। आखिर प्रमीला जी भी तो राजकुमार जी की माँ ही हैं। तूने सोचा भी कैसे कि उन्हें पागल खाने छोड़ आएगी तू? यह सब देखकर छाया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और राजकुमार से कहा, राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं रास्ता भटक गई थी। आज के बाद मैं मम्मी जी की बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। और छाया अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस अपने घर ले गई। लेकिन छाया की माँ अनुभवी महिला थी। उन्हें एकाएक अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में प्रमीला जी का ठीक से ध्यान रखेगी भी या नहीं। इसलिए कभी वह खुद ही जाकर देख आती
कि उनकी बेटी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, या फिर कभी अपने बेटे को भेजती या फिर कभी राजकुमार से पूछ लेती। लेकिन जब तक प्रमीला जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई, उन्होंने उनके इलाज कराने में पूरा सहयोग दिया और अपनी बेटी को भी गाइड करती रही ताकि उनकी बेटी से दोबारा किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो सके। उस दिन के बाद से छाया ने अपनी सास की खूब सेवा की और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था और वह सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे प्रमीला जी भी छाया की सेवा से अब ठीक होने लगी। राजकुमार भी छाया के बदले रूप को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा करने लगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, लेकिन आजकल के बच्चे विज्ञान की दुनिया की चकाचौंध में जी रहे हैं। इसलिए अपने जन्म देने वाले बूढ़े हो चुके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। लेकिन यह अपना अनुभव है कि अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा की है, उनकी इज्जत की है, उसने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की है। क्योंकि जब माँ बाप खुश होते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है तब से माँ बाप को ही देखा है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है और हर आवश्यकताओं की पूर्ति किया है। तो उनके बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।